हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एरा जयपुर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक्चुअल के अंदर स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। आरपीएससी ने जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया था आपके स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर हुआ था, ये वैकेंसी थी हमारे 2018 की वैकेंसी थी। बस इसका जो एग्जाम जो हेल्ड हुआ था वो आपके 3 जनवरी, 6 जनवरी और 9 जनवरी 2020 को हुआ था ये, ठीक है। इसमें आपसे इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओनली मैं यहां पर आपको इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें आपके तीनों बार 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। उनकी क्या अप्रोच थी वो सारी की सारी अभी हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, उससे जुड़िएगा। वहां पर आपको आरपीएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड सभी का वहां पर आपको मटेरियल कंटिन्यू मिलने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह राठौड़, आज की क्लास में आपका वेलकम। जैसा कि फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी का। आज हम स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट जो 2018 जो वैकेंसी थी उसका मैं आपको स्पेशल इंग्लिश का पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूं, जो कि अभी रिसेंटली आपके 3 जनवरी 2020, 6 जनवरी 2020 और 9 जनवरी 2020, ठीक है। 3 दिन तक ये पेपर हुए थे, जिनमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। इनसे रिलेटेड इंग्लिश के जो कुछ क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। उनमें क्या अप्रोच थी वो सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ये स्पेशली आरपीएससी से रिलेटेड है। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट जो हम देखेंगे वो ग्रुप ए, 3 जनवरी 2020 को जो ग्रुप ए में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये एग्जाम में 31 नंबर का क्वेश्चन था। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारे सामने एक वर्ड आया है वो है ग्रामेटिकल। क्या आया है हमारे सामने? वर्ड ग्रामेटिकल। देखिए, जनरली जब कभी भी ग्रामेटिकल वर्ड पूछा जाता है, मतलब कभी भी अप्रोच कैसे डिसाइड करनी है आप अच्छे समझिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन के अंदर ग्रामेटिकली वर्ड अगर आ जाए तो इसका मतलब है उसमें ग्रामर का रोल है। और ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर। तो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही हैव टू हरी अप। फिल इन द ब्लैंक हमारे से पूछा गया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन से टॉपिक का पार्ट है ये ग्रामर का, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो यह बात आती है तो ये हमारा टेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? टेंस। और टेंस में भी ये हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर रूल क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक्चुअल में रूल अप्लाई हो रहा है कि कभी आपने सुना होगा इफ और आई विश के साथ, इफ और आई विश के साथ अगर इमेजिनेशन की कभी भी बात होती है, कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं, तो उनमें जनरली नाउन या प्रोनाउन कैसा भी हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दैट्स मीन प्रोनाउन अगर आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ठीक है, वन, और नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा कंडीशन में वर का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है? वर का। और ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्शन घटित होने वाला है उसके साथ आपके नाउन या प्रोनाउन किसी भी तरह से हो, हम यूज हमेशा उस सब्जेक्ट के साथ किसका करेंगे? वुड का यूज करेंगे। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये अच्छे खासे तरीके से, नहीं है नहीं पढ़ा तो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इफ और आई विश के साथ अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ वर दिख जाए तो अनदर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वुड का यूज होगा। या अगर इफ या आई विश वाले सेंटेंस में कोई दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अगर वुड का यूज हो रखा है तो फिर चाहे नाउन कैसा भी आ जाए या प्रोनाउन कैसा भी आ जाए, हमेशा वर का यूज होगा, वॉज का यूज कभी नहीं होगा। तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर राइट होता है। ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ये आ रही है बात समझ? तो यार राइट होगा, ही वुड हैव टू
हरी अप। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वेरी गुड। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या है टॉपिक हमारा? प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां बोल रहा है दे लिव अस ऑन द 4th फ्लोर, मतलब वो हमारे से 4th फ्लोर पर रहते। अब हमें यह पता लगाना है कि इस प्रीपोजिशन जो जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से प्रीपोजिशन फिट होते हैं। तो फर्स्ट है बिलो, सेकंड है अंडर, फिर है थर्ड है बिसाइड्स और फोर्थ है विद इन। अगर मैं फोर्थ से स्टार्ट करूं, मैं कहता हूं दे लिव विद इन अस, तो विद इन हमेशा दो परस्पर चीजों के अंदर की बात करता है, ठीक है। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब कभी भी कोई बिल्डिंग होती है तो उसमें फ्लोर की पोजीशन अप डाउन इस तरह से कुछ ना कुछ चलती है, ऊपर होता है या नीचे होती है, ठीक है। तो रहने वाला भी ऊपर या नीचे की बात करेगा। बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। जैसे मैं कहता हूं बिसाइड्स ए बाइक आई हैव ए कार ऑल्सो, तो एक बाइक के अलावा मेरे पास कार भी है, तो के अलावा का सेंस बनेगा नहीं, विद इन का सेंस यहां नहीं बन रहा है। अब बचा अंडर और बिलो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंडर जो होता है वो किसी चीज के नीचे हो, अच्छे से सुनना, अंडर किसी चीज के नीचे हो, टच में नहीं हो, ठीक है। और साथ ही साथ चीज मूवेबल हो तो हम अंडर का यूज कर सकते हैं, फिक्स हो तो हम अंडर का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अंडर में चीज होती है वो यही होती है कि अंडर तब यूज किया जाता है जब चीज किसी भी तरह से टच में नहीं हो, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि 4th फ्लोर अगर वो मेरे से नीचे है, मैं 5th फ्लोर पे हूं, तो 4th फ्लोर और 5th फ्लोर आपस में टच होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है टच होगा, तो अंडर का यूज यहां पर होगा नहीं। तो टच होने वाली कंडीशन में यूज किसका करते हैं हम? बिलो का। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट होगा? बिलो का। दूसरा, हम बिलो को इस तरह से भी समझ सकते, समझना अच्छे से, बिलो कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। नीचे दो तरीके दिए हुए, उसके तौर पर बिलो का यूज किया जाता है। एक होता है प्रेपोजिशन के तौर पर और एक होता है एडवर्ब के तौर पर। प्रेपोजिशन के तौर पर बिलो का जो यूज होता है फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसा कि बिलो के बाद अस आ रहा है एक प्रोनाउन, दैट्स मीन यहां पर ये किसके तौर पर है? प्रीपोजिशन। और ऐसी कंडीशन में जब ये एडवर्ब के तौर पर यूज होता है तो विदाउट ए फॉलोइंग नाउन, तो इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज इसके बाद नहीं होगा। जैसा कि यहां पर देखिए, आई हर्ड समवन कॉलिंग फ्रॉम द स्ट्रीट बिलो। अब यहां बिलो के बाद में देखो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा, दैट्स मीन ये एडवर्ब पोजीशन है। लेकिन अगर मैंने कहा द लेक इज ऑलमोस्ट 90 फीट बिलो सी लेवल, अब बिलो के बाद क्या आ रहा है? सी लेवल, तो ये किसकी पोजीशन बन चुकी है? नाउन की पोजीशन। तो अगर बिलो के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो ही ये प्रीपोजिशन होता है। अगर बिलो के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर ये एडवर्ब पोजीशन हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है बिलो के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 में यहां पर है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एक पार्ट होता है आपके डिग्री, जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसकी अप्रोच क्या है देखिएगा। ए कार्स प्राइस इज यूजुअली देन ए बाइक्स प्राइस, तो हमारा एक्चुअल के अंदर जो निकल कर आ रहा है, हिंट यहां पर दी गई है देन। तो देन कब यूज होता है? जब कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो जिस ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री नहीं है उस ऑप्शन को पहले ही हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 में कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, हाई एक पॉजिटिव डिग्री होती है, इसलिए ये तो हट चुका है। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन है, एक में है चीपर, लास्ट में ER आ रहा है, एक में है लोअर, लास्ट में ER आ रहा है, एक में है मोर। तो हमेशा ध्यान रखो किसी भी वर्ड के एंड में अगर ER आ जाए या वर्ड से पहले मोर आता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो देन के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा। अब अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि कार की जो प्राइस होती है वो बाइक की प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है या कम होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कार की प्राइस बाइक के कंपैरिजन में क्या होती है? जनरली ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने के कंडीशन के अंदर चीपर और लोअर तो हो नहीं सकता। आप ऐसे थोड़े ना कहोगे ए कार्स प्राइस इज यूजुअली चीपर देन ए बाइक्स प्राइस, भाई कार की प्राइस जो है वो यूजुअली बाइक की कीमत से कम होगी, ऑब्वियसली सी बात है ज्यादा होगी। तो जो चीज ज्यादा का सेंस देगा वो किसके तौर पर आएगा? मोर एक्सपेंसिव। तो आपके लोअर और चीपर भी क्या होता है? बिल्कुल रॉन्ग होता है। और इसके पीछे ये, ठीक है, मतलब जब कभी कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, रूल बता रहा हूं, तो उसके बाद या तो देन आता है या टू आता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33 अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्लियर? अब देखते हैं हम 34 बोल रहा है विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनिम ऑफ ओबीडेंट। ठीक है, एंटोनिम होता है हमेशा अपोजिट वर्ड। अब यहां पर ओबीडेंट का अपोजिट वर्ड हमें पता करना है, लेकिन ट्विस्ट क्या दिया है, एक चीज नोटिस करना,
यहाँ पर नॉट भी दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि जब कभी भी सिनोनिम वर्ड आए तो पर्यायवाची बताओ, एंटोनिम आए तो विलोम शब्द बताओ। लेकिन एंटोनिम के साथ अगर नॉट आ जाए तो चीज वही आ जाती है कि सिनोनिम ही बताना है, हमें पर्यायवाची ही बताना है। अगर नॉट नहीं होता तो हम विलोम शब्द बताते। दैट्स मीन हमें यहाँ पर वो ऑप्शन बताना है जो ओबीडेंट का विलोम शब्द नहीं है, मतलब जो पर्यायवाची है। तो ओबीडेंट का पर्यायवाची क्या होगा, तो ओबीडेंट यानी क्या होता है, आज्ञाकारी, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करे। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और वो है ड्यूटीफुल। बाकी सभी देख लो डायरेक्टली एंटोनिम है किसके, ओबीडेंट के। जैसे डिसओबीडेंट है, ये ओबीडेंट का एंटोनिम होता है। स्टबबोर्न यानी होता है जिद्दी होना, म्यूटनियस यानी भी वही चीज होती है, ठीक है, जो काम को किसी भी तरह से नहीं करे। तो तीनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे सामने, रॉन्ग हो चुके हैं। तो हमारे सामने जो राइट होगा वो होगा ड्यूटीफुल। और ड्यूटीफुल जो होता है इसका मतलब होता है किसी भी तरह से कॉन्शियसनेसली और ओबीडेंटली फुलफिलिंग वंस ड्यूटी, जो किसी भी तरह से दूसरे लोगों की या कोई भी अपने कर्तव्य होते हैं उनको पूरा करे, ठीक है, कर्तव्य निष्ठ होकर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन की अप्रोच है या सीखने वाली चीज है वो ये है कि एंटोनिम के साथ अगर नॉट दे दे तो वो हमेशा सिनोनिम की ही बात करेगा। क्लियर है, तो 2 चीजें चेक करोगे ऐसे क्वेश्चन में। फिर आते हैं 35 क्वेश्चन, गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब हमारे से यहां पर पैसिव फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए पैसिव में आप अच्छे से जानते हो कि जो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट। तो अब आपने अच्छे से ये चीज भी पढ़ी होगी कि जब कभी भी सब्जेक्टिव पोजीशन पर वी दिख जाए, दे दिख जाए, ठीक है, एवरीवन या वन रिलेटेड, थिंग रिलेटेड, बड़ी रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन दिख जाए, लाइक एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, तो उनको कभी भी हम ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर नहीं रख सकते बाई के साथ। क्लियर। तो अब यहां पर देखिए अप्रोच क्या रहेगी, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो अप्रोच हम अच्छे से देखें तो सबसे पहली चीज, देम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इतना करने से बढ़िया भैया एक चीज ये देख लो कि टेंस की पोजीशन भी आप देख सकते हो, सा आ रहा है। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो कि जनरली पास्ट के प्रोग्रेसिव में आपसे पूछी जाती, सॉरी पास्ट के सिंपल में आपसे पूछी जाती है। और आप अच्छे से जानते हो कि जब कभी भी पैसिव वॉइस किसी भी तरह से एक्टिव वॉइस हमारा जो है पास्ट के सिंपल में है तो उसको पैसिव बनाते समय हम पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। और पास्ट के कंटिन्यूअस में जब हम उसे चेंज करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस होगा उसके साथ वाज या वर आएगा और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम ये देखेंगे कि जिस सेंटेंस में वाज और वर नहीं दिया हुआ उनको वैसे ही गलत कर दो। तो फोर्थ ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाता है, आर आ गया। इसके अंदर वोज वर्ड नहीं है तो ये भी गलत हो चुका है। अब यहां वर है, यहां वोज है। तो आप ये देखो कि देम को सब्जेक्ट बनाना है तो दे होगा, गोइंग आउट तोड़े ना होगा। तो ऐसी कंडीशन में दे वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और वोज वाला यहां पर गोइंग आउट रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ग्रुप बी के क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले जो हमने देखा था वो ग्रुप ए के क्वेश्चन थे, अब ग्रुप बी के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, ठीक है। तो आगे हम इसके अंदर अब देखते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछ रहा है यहां पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन है तो यहां पर एडजेक्टिव दिए ये सारे, फ्यू, मैनी, मच, ए फ्यू, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। जबकि मच जो होता है ये साथ ही साथ हमारे एडवर्ब भी होता है। क्लियर है। आप चाहो तो मेरी जो क्लासेज है हमारे चैनल पे उस पर आप एडजेक्टिव पूरा पढ़ सकते हो, उनमें समझ आ जाएगा। अब मेरे को यह पता करना है कि ये जितने भी एडजेक्टिव हैं इनकी अप्रोच अगर मैं बात करूं तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल को डिफाइन करते हैं। जैसे फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए होता है, मेनी का यूज काउंटेबल के लिए होता है, मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, ए फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए होता है। दैट्स मीन इस चारों जो ऑप्शन है इनके अंदर काउंटेबल अनकाउंटेबल डिफाइन है। तो हम ये देखेंगे कि ये जिस नाउन के साथ आएगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो टाइम जो है ये कैसा नाउन है, यहां पर अनकाउंटेबल। समय को आप गिन सकते हो या नहीं गिन सकते, तो ऑब्वियसली सी बात है समय गिना नहीं जा सकता। अरे ये बात समझ में, ठीक है। तभी तो कहते हैं समय का चक्र चलता रहता है, क्योंकि वो गिना ही नहीं जा सकता। तो अगर मैं बात करूं तो फ्यू काउंटेबल है, ये नहीं आ सकता। मैनी काउंटेबल है, मैनी भी नहीं आ सकता आपके। क्लियर। आई फ्यू काउंटेबल है तो ये भी नहीं आ सकता। तो अनकाउंटेबल के साथ एक ही ऑप्शन राइट होगा और वो ऑप्शन है हमारा
थर्ड ऑप्शन मतलब मच राइट होगा। दैट्स मीन मच का जो यूज होता है, समझना अच्छे से, मच मीन्स ए लार्ज क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। कोई भी बड़ी चीज की या वृहत या ज्यादा चीजों की बात की जाती है तो हम मच का यूज करते हैं, और मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि फ्यू, मेनी और ए फ्यू का यूज यहाँ पर काउंटेबल के लिए होगा। तो टाइम यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो राइट हमारा क्या होगा, मच, और फ्यू, मेनी और ए फ्यू क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फिर हम देखते हैं 32, चूज द करेक्ट टेंस। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक पूछा गया है वो टेंस का टॉपिक है। तो देखिए, आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट दिस असाइन्ड टास्क। मैंने उसे देखा, क्या देखा, अच्छे खासे एफर्ट्स करते हुए देखा उसे, टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क, जो टास्क उसको दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कभी वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ी होगी। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, इसका वीडियो मेरा आप इस पे देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन आप YouTube पे सर्च करोगे अर्जुन सिंह राठौड़ या अर्जुन सर वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब वर्ब ऑफ परसेप्शन जब भी ध्यान रखना है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन किसी सब्जेक्ट के बाद आती है, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फिर अगर वापस से कोई वर्ब आ रही है तो वो जेरंड फॉर्म में आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। तो वही चीज है कि आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो, बीच में हमारे यहां पर सा की पोजीशन बनेगी, क्योंकि बी सीन डायरेक्टली आई के साथ आ नहीं सकता, आई के साथ डायरेक्टली बीन सा भी नहीं आ सकता, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट नहीं आती है, सेकंड तो फिर भी आ जाती है। तो ऐसे देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा आई सा हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। मैंने उसे देखा, तो ऐसी कंडीशन में सा क्या है, यहां पर वर्ब ऑफ परसेप्शन है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। यहां बोल रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। देखिए, रेयरली यानी होता है मुश्किल से ही, रेयरली यानी क्या होता है, मुश्किल से ही। तो अगर मैं बात करूं तो हार्डली जो है ये क्या है, रेयरली का सिनोनिम है भैया, पर्यायवाची है। हमें ढूंढना है विपरीतार्थमक शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। तो हार्डली तो आंसर हमारा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर मैं बात करूं डेफिनेटली, तो रेयरली यानी होता है मुश्किल से ही, तो डेफिनेटली यानी निश्चितता अगर मैं बात करूं तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, ठीक है। अगर मैं कहूं पेरियोडिकली तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा फ्रीक्वेंटली। रेयरली का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जो चीज फ्रीक्वेंटली लगातार चलती रहे उसे क्या बोला जाता है, आपके रेयरली के अपोजिट के तौर पर। जैसा कि देखो, रेयरली मीन्स हो गया नॉट ऑफन और सेल्डम, कभी कभार या जो अक्सर नहीं हो, और फ्रीक्वेंटली क्या होता है, जो चीज रेगुलरली हो या हैबिचुअली हो, ऑफनली, तो उसको क्या बोला जाता है, आपके फ्रीक्वेंटली। दैट्स व्हाई योर आंसर इज हियर थर्ड ऑप्शन। ओके, एनी प्रॉब्लम गाइस? नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। फिर देखते हैं 34। यहां बोल रहा है चेंज द नरेशन। नरेशन मीन्स होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है उसे हम इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे बात करूं तो यहां है मस्ट यू गो सो सून, आई सेड। तो देखिए इसकी अप्रोच क्या बन सकती है। पहली चीज तो ये देखो, हमेशा ध्यान रखो आप, मस्ट हमेशा किस में चेंज होता है, आपके हेड टू के अंदर। किस में चेंज होता है, हेड टू के अंदर। अरे ये बात समझ में आपको अच्छे खासे तरीके से। तो पहली चीज कि जहां पर आपको शुड दिख गया, जहां पर आपको वापस से इनडायरेक्ट में मस्ट दिख गया, वो ऑप्शन तो तुरंत वैसे ही क्या हो जाएंगे, गलत। फिर अगर मैं बात करूं तो आई आस्क्ड हिम कर दे और उसके बाद बिना कनेक्टिव के अगर आ रहा है तो वो वैसे भी गलत हो गया। तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 बचा। तो ऐसी कंडीशन में आपके राइट होगा आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। अब इसका अगर मैं बात करूं, इसके पीछे ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब पूछा गया है तो ऐसी कंडीशन में सेड किस में हो गया, आस्क के अंदर। फिर यू का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट अगर मैं बात करूं तो हिम हो चुका है। सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लगने पे हम या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इफ आ चुका है। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं तो यू सेकंड पर्सन है, जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट में अगर हिम है तो यहां पर ही हो चुका है। मस्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपके हैड टू के अंदर, ठीक है। और गो सो सून ऐसा का ऐसा यहां पर आ चुका है। तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 35।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन के अंदर यहां पर आपको वर्ड्स दिए हुए, ये डायरेक्टली वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा रोल किसका है, आपके वोकैब का रोल है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जब कभी भी वोकैब की अगर नॉलेज है तो ही ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए ताकि नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव नंबर नहीं कटे। जैसा कि यहां देखो, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू द शर्ट। अब टेलर जो है वो ऑर्डर दिया, टेलर ने, दर्जी ने आदेश दिया शर्ट को क्या करने के लिए, तो अमेंड तो हो नहीं सकती शर्ट, क्योंकि अमेंडेशन तब होता है जब कोई पॉलिसी होती है, तो ये नहीं होगा। अन्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि शर्ट पहले से बनी हुई है, ठीक है, ऑर्डर देना, आदेश दिया है, तो बचा क्या ऑप्शन में, ऑल्टर एंड ऑल्टर। अब आपको ऑल्टर और ऑल्टर में अगर होमोनिम्स के अकॉर्डिंग पता है तो ऑल्टर जो जिसके अंदर ए आता है वो ऑल्टर होती है पूजा की वेदी, और जिसमें ई आता है वो ऑल्टर होता है परिवर्तन। तो टेलर जो है वो शर्ट को परिवर्तन करने के लिए ऑर्डर करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, और फर्स्ट भी हमारे सामने क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये ग्रुप बी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम ग्रुप सी में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। सबसे अच्छा लेवल का जो पेपर था वो पूछा ही इसी में गया था, ग्रुप सी के अंदर थोड़ा हार्ड आया था ये पेपर, ठीक है। ग्रुप ए और बी इजी था, उनके कंपैरिजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी सबसे हार्ड पेपर था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था, चूज द राइट कनेक्टिव, मतलब कंजंक्शन का टॉपिक आ चुका है। कनेक्टिव का मतलब जहां कहीं भी आ जाए वह कंजंक्शन टॉपिक उठता है, और कंजंक्शन यहां पर सिंगल कंजंक्शन पूछा गया है हमारे से। अब देखिए, मैंने कहा द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम बड़ा ही भयानक था या बहुत ही बेकार था। वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम, हमने हमारा प्रोग्राम डिले करने का निश्चय किया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहां पर इफ लगाता हूं, अच्छे से समझना, मैं दो अप्रोच से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। मैंने अगर मान लीजिए सबसे पहला उठाते देन लगाया, मैंने कहा द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम भयानक था, देन वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम, तो इसके बाद तो भैया यहाँ पर देन के बाद टाइम पोजीशन भी तो हमारे को लगानी होगी, जो है नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होता है। मैं कहता हूं द वेदर वॉज टेरिबल देयरफॉर, देखिए देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इंग्लिश में होते हैं दैट्स वाई, सो दैट, देयरफॉर, हैंस, ये सब इसलिए का या इस प्रकार का सेंस देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मौसम टेरिबल था इसलिए हमने हमारा प्रोग्राम डिले करने का निश्चय किया, डिसाइड किया, तो ये जम सकता है। लेकिन हम और ऑप्शंस को थोड़े ना स्किप कर देंगे केवल इसी के कारण, बाकी भी चेक करेंगे। इफ मैंने कहा था वेदर वॉज टेरिबल, वेदर वॉज टेरिबल था, खराब था, भयानक था। इफ अगर हमने, तो ये तो जम ही नहीं रहा भैया, बिल्कुल ही, तो ये रॉन्ग हो चुका है। द वेदर वॉज टेरिबल बट वी डिसाइडेड, तो बट तब लगता है जब कंक्लूडिंग कंडीशन हो, तो ऐसी यहां पर है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या हमारे देयरफॉर, तो ये था ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना। लेकिन इसकी एक ट्रिक बताता हूं जो आप तुरंत पकड़ सकते हो, ठीक है। इसकी ट्रिक ये कहती है कि देयरफॉर, अच्छे से समझना, देयरफॉर शुड ऑलवेज बी फॉलोड अप विद ए कोमा, जब कभी भी अगर कहीं कोमा दिखे और दो सेंटेंस हो, ठीक है, और उसके अंदर रीजन और कंडीशन दिख रही हो, तो हमेशा कोमा दिखते, यहां पर आपको देखो, अच्छे से देखो, यहां आपको कोमा दिख रहा है, तो कोमा दिखते ही आप तुरंत आंसर क्या करोगे, देयरफॉर करोगे। तो एक तरीका ये भी होता है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है चूज द करेक्ट टेंस, टेंस चूज करना है। तो अब अगर मैं कहता हूं आई एम सॉरी, ठीक है, आई एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मुझे खेद है, मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो कॉन्टेक्चुअली दोनों बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं जानता, इस चीज के लिए मुझे दुख है, और या मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं जानता था, इस चीज के लिए भी मैं सॉरी हूं। तो दोनों आ सकता है, दैट्स मीन प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट आएगा। तो वॉज नॉट नोइंग तो पास्ट प्रोग्रेसिव आ नहीं सकता, डायरेक्टली आई के साथ नोट आप लगा नहीं सकते विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी गलत हो चुका है। और हैव जब कभी भी आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कि नो की थर्ड फॉर्म होगी नो, न्यू, नॉन, तो नॉन यहां पर है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो चुका है। तो बचा एक ऑप्शन और राइट होगा आपके, आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मुझे खेद है मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं जानता था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर आ जाते हैं ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोल रहा है यूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स आप जानते हो, प्रीफिक्स वर्ड से पहले लगता है, सफिक्स वर्ड के बाद में लगता है, तो वर्ड के बाद ही ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। देयर वॉज ए ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, ठीक है, किसी भी तरह से खिड़की से क्या आ रही है, हरी लाइट आ रही है, ठीक है। अब उसके डिफाइन करने के लिए आप ध्यान रखना,
ना कभी ग्रीनली होता है, ना ग्रीनफुल होता है, ना ग्रीन सम होता है, होता क्या है हमेशा ग्रीनिश। ISH लगता है ग्रीन के बाद और इसका मतलब होता है हैविंग ए ग्रीन टिंज, स्लाइटली ग्रीन, थोड़ा ग्रीन, पूरा ग्रीन नहीं होता, उसे ग्रीनिश कहा जाता है। आ रही है बात समझ में आपको? जैसे हम कहते हैं ना येलोविश कहा जाता है आपके, तो कलर वगैरह के बाद आप जनरली हमेशा क्या लगाएंगे, ISH सफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है। दैट्स वाई हियर इज योर आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। जैसा कि यहां पर देखिए आप अच्छे से, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, मतलब ग्रामर का पार्ट यहां पर आ चुका है। तो यहां पर आपको सेक्शन दिया हुआ है A, B, C और D, 4 आपको यहां पर सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चारों में से कौन सा रॉन्ग है? तो अगर मैं बात करूं तो आर ऑफिस, हमारा ऑफिस, इसमें तो कोई ग्रामर का रोल है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो ही नहीं सकता। इज नियर टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास में हमारा ऑफिस, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट हियर, इसलिए तुम्हारे को यहाँ पर लाना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर पास की बात आती है तो नियर टू नहीं होता है, तो होता क्या है हमेशा आपके नियर बाई। क्या होता है, नियर बाई। दैट्स मीन नियर बाई मीन्स होता है नॉट फार अवे, वेरी क्लोज, कोई चीज बहुत पास होती है, क्लोज होती है, ज्यादा दूर नहीं होती, तो हम नियर बाई का यूज करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर बी सेक्शन में एरर निकली है, तो बी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा और बी सेक्शन में एरर निकल कर आ जाएगी। फिर हम आ जाते हैं 29 के अंदर। जैसा कि यहां पर देखिए बोल रहा है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन हमें पता करना है। तो एग्री यहां पर एक वर्ब है, और जब कभी भी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन आता है वो फिक्स प्रपोजिशन कहलाता है। ठीक है, या उसे हम फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी ले सकते हैं। तो देखिए व्हाट शी सेड एग्रीज व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। ठीक है भाई, जो मैंने पहले से सुना है उस चीज पे वो क्या होती है, एक तरह से एग्री है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आप ध्यान रखो, इसको बोला जाता है एग्री विद। क्या बोला जाता है आपके, एग्री विद। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। और एग्री विद जो होता है इसका मतलब होता है टू बिलीव दैट ए डिसीजन, किसी डिसीजन पे बिलीव करना, किसी एक्शन पे बिलीव करना, और किसी सजेशन पे। इज करेक्ट और राइट, मतलब कोई चीज जो पहले से सही हो, ऐसे डिसीजन, एक्शन या सजेशन पे बिलीव करने को क्या बोला जाता है, आपके एग्री विद बोला जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आज का जो हमारा ये पार्ट था, ये पार्ट हमारा किस पर था, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम अभी रिसेंटली जनवरी में हुए थे, उसकी कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन, चाहे वोकेबलरी हो या किसी भी तरह से हो, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको और ज़्यादा फैलाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, उस पर आप ज्वाइन होइए। रोजाना की क्विज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वोकेबलरी सेशन, द हिंदू एडिटोरियल वहां पर रेगुलर मिलते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।